अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम आते हैं अपनी अगली टाइप पर। एक्सरसाइज 5.3 में टाइप तो वही है, बस तीन इनइक्वालिटीज़ यहाँ पर हमें गिवन है। हमें अब तीन इनइक्वालिटीज़ का ग्राफ बनाना है। एक्सरसाइज 5.1 के प्रीवियस 3 लेक्चर्स आप देख चुके होंगे, तो आपको इनइक्वालिटीज़ प्लॉट करनी आ गई होंगी। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास तीन इनइक्वालिटीज़ हैं, काम वही हमें करना है। देखें, पहली इनइक्वालिटी है क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 मैं कर रही हूँ। 3x - 4y लेस देन इक्वल टू 12, फिर 3x + 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड देन x + 2y लेस देन इक्वल टू 9। इसका हमने जब सोल्यूशन करना है, पहला काम वो ये कि हमने इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन बना लेती हैं। ठीक है, हमने जब इक्वेशन बनाई तो ये बन गया 3x + 4y इज़ इक्वल टू 12, 3x + 2y इज़ इक्वल टू 3 और x + 2y इज़ इक्वल टू 9। स्टूडेंट्स, हम वैसे ही x इंटरसेप्ट निकाल लेंगे। x इंटरसेप्ट निकालने के लिए y को 0 पुट करेंगे। इस इक्वेशन में हमने y को 0 पुट किया तो x की वैल्यू 4 आ गई। हमने पेयर बना लिया, ये पॉइंट बना लिया। ठीक है, दूसरी इक्वेशन में जब हमने y को 0 पुट किया तो x की वैल्यू 1 आ गई, ये पॉइंट आ गया। तीसरी इक्वेशन में जब हमने y को 0 पुट किया तो x की वैल्यू आ रही है 9, तो ये 0 9 हमारे पास पॉइंट आ जाएगा। अब हम निकाल लेते हैं y इंटरसेप्ट। उसके लिए हमें x को 0 पुट करना है। तीनों इक्वेशंस का हमने x को 0 पुट करके ये पॉइंट्स बना लिए हैं। एक 0 - 3 है, एक 0 3/2 है और एक 0 एंड 9/2 है। उसके बाद हम इन्हें चेक कर लेंगे। एट 0 0 द इनइक्वालिटी, देखें पहली इनइक्वालिटी हमारे पास थी 3x - 4y लेस देन इक्वल टू 12। तो जब इसमें 0 0 पुट करेंगे तो ये 0 इज़ लेस देन 12 बनेगा, तो ये ट्रू हो गया। दूसरी इनइक्वालिटी में जब 0 0 पुट करेंगे तो 0 इज़ ग्रेटर देन 3 आएगा, तो ये ट्रू नहीं होगा। ठीक है, तीसरी इनइक्वालिटी में 0 इज़ लेस देन 9 आएगा, ये भी ट्रू हो जाएगा। तो हमने इस तरह से लिख लिया कि पहली इक्वेशन जो है वो ओरिजिन के लिए ट्रू है, दूसरी वाली नहीं है इनइक्वालिटी, और तीसरी वाली भी ट्रू है। ठीक है, हम प्लॉट करते हैं इसको। अब सबसे पहले हम इसमें पॉइंट्स बना लेंगे। मैंने एक्स वाई एक्सिस ड्रा कर लिया है। डिफरेंट कलर्स में यूज़ करूँगी, आप लोगों ने यूज़ करने हैं ब्लैक पेन, ब्लू पेन या मार्कर। तो इस तरह आप कोई कलर पेंसिल्स यूज़ नहीं कर सकते पेपर में, तो प्रैक्टिस के लिए आप ज़रूर यूज़ करें। अब देखें, पहली पॉइंट हमारा 4 0 और 0 - 3, 1 2 3 4, ये वाला पॉइंट हो गया स्टूडेंट्स 4 0 और 0 - 3 ये ले लेते हैं 0 - 3। इन दोनों को हमें ज्वाइन कर लेना है। ज्वाइन करके आपको पता है हम एक्सटेंड कर लेते हैं, और एक्सटेंड करके हम इसके ऊपर इसकी इक्वेशन लिख लेते हैं, जो कि क्या आई है 3x - 4y इक्वल टू 12। और बच्चों, क्योंकि ओरिजिन के लिए ट्रू है तो हम इसे ओरिजिन की तरफ शेडिंग कर देंगे। ठीक है, हमने इस तरह से ओरिजिन की साइड पे इसकी शेडिंग कर दी। अब हम आते हैं अगली इक्वेशन की तरफ। उससे जो पॉइंट्स आए हैं वो मिलेंगे। मैं कलर चेंज कर लेती हूँ पेन का, ताकि कोई और शेड आपको मिले। अच्छा जी, दूसरी पे आते हैं 1 और 0 और 0 3/2। ठीक है, x1 और y0 ये वाला पॉइंट हो गया। ठीक है, 0 और 3/2, ये अगर 1 है ये 2 है, 3/2 ये होता है 3.5, 0 एंड 3/2। अब जब हम इसको मिलाएंगे तो ये आपके पास बनेगी एक लाइन। ठीक है, इसे जितना चाहें आप एक्सटेंड कर सकते हैं। इसके ऊपर आप इक्वेशन लिख लेंगे। ये क्या इक्वेशन है 3x + 2y इज़ इक्वल टू 3। ये ओरिजिन के लिए सेटिस्फाई नहीं करती। देखें, ओरिजिन ये है तो इसने ओरिजिन की तरफ नहीं जाना, ये ओरिजिन से ऑपोजिट हम इसकी शेडिंग्स कर लेंगे। ये ओरिजिन से ऑपोजिट हो गया। अब हम आते हैं तीसरी इनइक्वालिटी की तरफ। पेन का मैं अगेन कलर चेंज कर लेती हूँ। तीसरी इनइक्वालिटी में आपके पास 0 9 है और 0 और 9/2 है। 0 9 ये 4 तक हो गया था, 5 6 7 8 9 ये वाला पॉइंट ले लेते हैं 0 9 0 9, ये पॉइंट हो गया 0 9। और दूसरा जो पॉइंट है वो 0 और 9/2 कहते हैं 4.5 को, 1 2 3 4, और ये हो जाएगा 4.5। तो हमने इस लाइन को और इस लाइन को ज्वाइन कर लिया। ठीक है, इसके ऊपर हम इसकी इनइक्वालिटी भी लिख लेंगे, इक्वेशन लिख लेंगे x + 2y इक्वल टू 9। अब इसने भी क्योंकि ओरिजिन की साइड पे शेड होना है तो हम इसकी शेडिंग इस तरह से करेंगे। सही है। अब आप देखेंगे कौन सा रीजन है जहाँ पे आपको तीनों इनइक्वालिटीज़ की शेडिंग्स नज़र आ रही हैं। ये जब लाइन में ऊपर करूँगी इसको, ये जो मैंने ग्रीन कलर से बनाई है,
जब आप इसे अपनी कॉपी पे बनाएंगे तो ये आगे ऊपर तक बनेगी, और ये जो हमने ऑरेंज कलर से बनाई है इसको भी हम आगे लेके जाएंगे तो यहाँ तक जाएगी। तो ये जो सारा रीजन दरमियान में है, ये सारा रीजन, ये जहाँ पे कट कर है, ये यहाँ पे देखें तीनों तरह की इनइक्वालिटीज़ की शेडिंग्स आ रही हैं। तो ये हमारा फाइनल रीजन है, हमने इसको शेड कर देना है। ठीक है, 5.1 के क्वेश्चन नंबर 5 में उसने हमसे कॉर्नर पॉइंट्स नहीं पूछे। अगर पूछा होता तो एक ये कॉर्नर बन रहा था, एक ये कॉर्नर बन रहा था, और एक ये ऊपर यहाँ पर कॉर्नर बन रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। अब मैंने यहाँ पे पार्ट नंबर 6 लिखा है ताकि एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस मैं आपको करवा दूँ, आपको इजी हो जाए करना। यहाँ पर भी देखिए हमने कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिख ली है इनइक्वालिटीज़ की। 3x - 2y = 3, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 3 लिखा हुआ है, यहाँ लेस देन है और ये भी लेस है। यहाँ पे y को 0 पुट किया, x की वैल्यू 1, तो पॉइंट हमारे पास आ गया है 1 0। इधर पे y को 0 पुट कर रही हूँ तो x 12 आ रहा है। ठीक है, इधर पे y को 0 पुट कर रही हूँ तो 4 0। सही है, आगे हमने x को 0 पुट करना है। पहली इक्वेशन से y -3/2 आ गया, तो पेयर हमारा बन गया 0 और -3/2। दूसरा हमने x को 0 पुट किया, y 3 आ गया। तीसरे में हमने x को 0 पुट किया तो y 12 आ गया। अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारी जो इनइक्वालिटी है, एट 0 0 द इनइक्वालिटी बिकम 0 इज़ ग्रेटर देन 3। देखें पहली जो इनइक्वालिटी थी 3x - 2y ग्रेटर देन 3, जब यहाँ 0 पुट करेंगे तो 0 इज़ ग्रेटर देन 3 आएगा, जो कि ट्रू नहीं है। यहाँ पे 0 इज़ लेस देन 12 आएगा, वो ट्रू है। इधर भी लेस देन 12 आएगा, ये भी ट्रू है। तो मैंने यहाँ लिख लिया है कि ये ट्रू नहीं है, ये ट्रू है और ये भी ट्रू है। ठीक है, तो अब हम इसके पॉइंट्स प्लॉट करते हैं। सबसे पहली जो हमने इक्वेशन सॉल्व की, x की वैल्यू है 1 0 और y की वैल्यू है 0 -3/2। x की वैल्यू 1 और 0, x 1 और y 0, और 0 -3/2 अगर मैं यहाँ पर ये 1 ले लूँ और ये 2 ले लूँ तो ये -3/2 आ गया। ठीक है, आप इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएं और लाइन ड्रा कर लें। सही हो गया, इस लाइन के ऊपर इसकी इक्वेशन लिखें। क्या इक्वेशन थी इसकी? 3x - 2y = 3। ठीक है, और इसने ओरिजिन की तरफ शेड नहीं होना, ये ट्रू नहीं थी, तो हम इसे ओरिजिन से ऑपोजिट शेड कर देते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट इनइक्वालिटी की पॉइंट्स की तरफ। तो हम कलर चेंज कर लेते हैं। अब हमारी जो नेक्स्ट इक्वेशन है उसमें जब हमने y को 0 पुट किया तो x की वैल्यू हमारे पास आ रही थी 12, तो 0 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हो गया 0 12। और जब हमने y को 0 पुट किया, सॉरी जब x को 0 पुट किया तो y की वैल्यू आ रही थी 3, तो यहाँ से लेते हैं 1 2 3। ठीक है, ये अब आपने इन दोनों को मिला लेना है और इसको एक्सटेंड कर लेना है। इसके ऊपर इसकी इक्वेशन लिख लेते हैं, x + 4y = 12, और इसने ओरिजिन की साइड पे शेड होना है। ये ट्रू थी ओरिजिन के लिए, तो हम इसे ओरिजिन की साइड पर शेड कर लेंगे। अभी तक आप देखें जो हमारा रीजन है वो ये वाला सारा रीजन है, ये वाला सारा रीजन है जिसमें दोनों तरह की लाइंस आ रही हैं। अब हम आते हैं अपनी तीसरी इनइक्वालिटी से बनी हुई लाइन की तरफ। 3x + y = 12 में जब हमने y को 0 पुट किया तो x की वैल्यू आ रही थी 4। ठीक है, 1 2 3 4, ये पॉइंट हो गया 4 0। और जब हम इसमें x को 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आएगी 12। ये मैंने बहुत क्लोज ले लिया पॉइंट क्योंकि जगह कम थी। ठीक है, आप 2 2 का गैप भी ले सकते हैं। सही है, स्केल आप सेट करेंगे तो 2 2 का गैप भी ले सकते हैं। ये इक्वेशन आ गई। अब इसके ऊपर हम लिख लेंगे 3x + y = 12। तो स्टूडेंट्स ये भी ओरिजिन की तरफ शेड होगी। सही है, ये भी हमने ओरिजिन की तरफ शेड कर ली। अब आप देखेंगे कौन सा ऐसा एरिया है जहाँ पर तीनों तरह की लाइंस की शेडिंग्स आपको मिल रही हैं। आप देखें कि यहाँ पर नहीं है, ये छोटी सी ट्रायंगल टाइप की बनी हुई इधर भी नहीं है। तो ये तमाम एरिया जो है, मैं ब्लू कलर लेती हूँ, ये वाला एरिया है। ठीक है, ये यहाँ से यूँ और फिर ये, जहाँ पे तीनों तरह की शेडिंग्स हमें मिल रही हैं। तो ये हमारा जो है वो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन रीजन हो गया। सही है, तो ये जब तक आप क्वेश्चंस करेंगे नहीं आपको इसकी
क्लियर नहीं होगी बात। तो ये आपने लाजमी ट्राई करने हैं ताकि ये क्लियरली आपको समझ आ जाए। तो 5.1 स्टूडेंट्स हमारी ख़त्म हो गई है। हम स्टार्ट करते हैं 5.2 के आर्टिकल को। प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट्स। सबसे पहले तो उसने हमें प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट्स के बारे में बताया कि लीनियर इनइक्वालिटीज़ प्रिस्क्राइब लिमिटेशंस एंड रिस्ट्रिक्शन ऑन एलोकेशन ऑफ अवेलेबल सोर्सेज प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट्स कहलाते हैं। अब ये क्या चीज़ है कि जब हमारे पास कुछ सोर्सेज मौजूद हैं तो हम किस तरह से अपने सोर्सेज को यूज़ करेंगे, उसमें क्या लिमिटेशंस हैं वो जानना ज़रूरी होता है। इसको हम कंस्ट्रेंट्स कहते हैं। ईच लीनियर इनइक्वालिटी अकरिंग द प्रॉब्लम इज़ नेम्ड एज प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट। जब भी हमारे पास कोई लीनियर इनइक्वालिटी होती है, उसमें कोई भी चीज़ डिस्कस हम एक्स और वाई की वैल्यूज़ ले रहे हैं किसी लिमिट के अंदर, तो वो प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट है। इसको थोड़ा सा मैं आपको और एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास एक पेंसिल केस है, उसके अंदर मैंने पेन और पेंसिल्स रखने हैं, ठीक है, और मेरे पास पेन और पेंसिल्स रखने की जो मैक्सिमम जगह है वो 20 है। फॉर एग्ज़ाम्पल उस पेंसिल केस में 20 पेन या पेंसिल्स आ सकते हैं। तो मैं अगर नंबर ऑफ़ पेंसिल्स को एक्स से रिप्रेजेंट कर दूं और नंबर ऑफ़ पेन्स को वाई से रिप्रेजेंट कर दूं, तो उन दोनों को ऐड करूं तो इन दोनों को मिला के लेस देन और इक्वल टू 20 होना चाहिए, क्योंकि 20 चीज़ें रखने की मेरे पास जगह है, ठीक है ना। तो अगर मैं ग्रेटर देन 20 कर लूँगी तो वो फिर मेरे पेंसिल केस में पूरे नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक कंस्ट्रेंट हो गया, ठीक है ना, कि हम एक्स और वाई की वैल्यूज़ मिला के लेस और इक्वल टू 20 होनी चाहिए। ऐसे ही अगर आप देखें कि मैं अगर यहाँ पे लिखती हूँ कि x इज़ इक्वल टू या y इज़ इक्वल टू 2x प्लस 3, तो बेटे ये एक इक्वेशन है जिसमें हर x के लिए y की कोई ना कोई वैल्यू आएगी। तो ये एक इक्वेशन है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर सामने कोई लिमिट मेंशन कर दूँ कि 0 इज़ लेस देन इक्वल टू x इज़ लेस देन इक्वल टू 7, कि x की वैल्यू मैंने 0 से 7 तक लेनी है, तो फिर ये इक्वालिटी इन कंस्ट्रेंट हो गई कि जिसके साथ उसकी लिमिटेशंस दी हुई हैं। तो कंस्ट्रेंट एक्चुअली जो इस कंस्ट्रेंट वर्ड का मीनिंग है वो क्या है कि लिमिटेशंस या रिस्ट्रिक्शंस। जब हम अपनी एक्स और वाई की वैल्यूज़ को इस तरह से लें कि वो एक लिमिट से ज़्यादा इंक्रीज़ ना करें, एक लिमिट से ज़्यादा डिक्रीज़ ना करें, तो उसको हम कंस्ट्रेंट्स कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ ये क्यों यूज़ होती हैं, कहाँ पे यूज़ होती हैं, कि जैसे अब अगर कोई फर्म है, फर्म का क्या मकसद है कि वो जब भी कोई चीज़ प्रोड्यूस करती है तो वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करना चाहती है, हर फर्म हर कंपनी। तो वो जो उसके अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, जैसे कि उसके पास लेबर है, कैपिटल है, ठीक है, और ये जो उसके वर्किंग आवर्स हैं लेबर के, वो सब एक लिमिटेड होते हैं, ठीक है। उनको किस तरह से लिमिट्स में यूज़ करें कि मैक्सिमम प्रॉफिट्स को वो अवेल कर सके, तो वहाँ पे इन कंस्ट्रेंट्स का काम आता है। तो कंस्ट्रेंट्स हमारे वो फैक्टर्स हैं जिनको हम लिमिट कर देते हैं कि इससे ज़्यादा या इससे कम नहीं होना चाहिए। तो जब इनइक्वालिटीज़ में हमारे पास जो इनइक्वालिटीज़ हैं ये फिर कंस्ट्रेंट्स कहलाएंगी, क्योंकि इसमें एक्स और वाई के रिलेशनशिप के साथ एक लिमिट दी हुई है कि इस लिमिट से मैक्सिमम, जैसे लेस देन इक्वल टू 20, इसका मतलब है कि 20 हो जाए, एक्स और वाई की वैल्यू मिला के 20 हो जाए, 20 से लेस 19 हो जाए, 18 हो जाए, 17 हो जाए, ठीक है। ज़ीरो भी हो सकती है क्योंकि ज़ीरो मिनिमम वैल्यू है। नेगेटिव वैल्यू फिर हम यहाँ पर नहीं लेते सॉरी, क्योंकि हम यहाँ पे चीज़ों को कंसिडर कर रहे होते हैं, नंबर ऑफ़ यूनिट्स कंसिडर कर रहे होते हैं, तो वो कभी भी नेगेटिव नहीं होते, ठीक है ना। इसलिए हम यहाँ पे जब प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट्स में एक्स और वाई की वैल्यूज़ होती हैं तो वो नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती। अच्छा, उसके बाद इसको जब ये एक्स और वाई हैं ये वेरिएबल्स हैं, ठीक है। एक्स और वाई की वैल्यूज़ देख कर ही हम देखते हैं कि हमने अपने जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसकी क्या क्या वैल्यूज़ आ रही हैं। ऑब्जेक्टिव फंक्शन से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो अगले लेक्चर में आप देखेंगे 5.3 में यूज़ हो रहा है कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है, ऑप्टिमल सोल्यूशन क्या होता है, कॉर्नर पॉइंट्स का आपको पता है वो हम निकाल चुके हैं। तो थोड़ा सा इसको आगे डिस्कस करते हैं कि डिसीजन वेरिएबल्स क्या हैं। द वेरिएबल्स यूज्ड इन द सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज़ रिलेटिंग टू द प्रॉब्लम ऑफ एवरीडे लाइफ आर नॉन नेगेटिव एंड आर कॉल्ड नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स। मतलब जो मैंने अभी आपको बताया कि ये हमारी डेली लाइफ से जो रिलेटेड चीज़ें हैं यहाँ पर ये लीनियर प्रोग्रामिंग यूज़ होती है। जैसे मैंने अभी आपको फैक्ट्री की प्रोडक्शन का बताया है, या मैंने आपसे कहा कि नंबर ऑफ़ पेन्स मैंने लेने और उसको रखने की मेरे पास इतनी जगह है या कोई और चीज़ आप परचेज़ कर रहे हैं तो आप कुछ चीज़ों को माइंड में रख के परचेज़ करेंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास कुछ अमाउंट है और आप शॉपिंग करना चाहते हैं,
तो फ़र्ज़ करें कि आपने एक्स से नंबर ऑफ़ ड्रेसेस को सपोज़ कर लिया और वाई से आपने नंबर ऑफ़ शूज़ सपोज़ कर लिए। अब आपने 2 ड्रेसेस लेने हैं तो 2x हो गया, ठीक है, और वाई से शूज़ हो गए, आप 1 लेंगे 2 लेंगे। तो दोनों चीज़ें मिला के आपने कितनी ख़रीदनी है या कितने कितने पैसों में, अगर एक्स से फ़र्ज़ करें कि मैं किसी एक ड्रेस की प्राइस ले लेती हूँ और वाई से मैं एक किसी शूज़ की प्राइस ले लेती हूँ, तो 2x का मतलब हो गया कि 2 ड्रेसेस की प्राइस, ठीक है। 1y का मतलब हो गया कि एक शूज़ की प्राइस। तो ये अगर मेरी अमाउंट लेस देन इक्वल टू 2000 है तो इसका मतलब है कि मेरा बजट 2000 है, मुझे 2000 के अंदर रह के ही 2 ड्रेसेस और एक शूज़ लेने हैं, ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं है वैसे। लेकिन हाँ, ये जब लिमिटेशंस आ गई तो इसका मतलब है कि कंस्ट्रेंट्स हो गए। अब एक्स और वाई, क्योंकि नंबर मैंने आपको बताया कि प्राइजेज़ हमने यहाँ पर ले लिए हैं कि एक्स और वाई नंबर प्राइस ऑफ ड्रेसेस या प्राइस ऑफ शूज़ हैं, तो वो कभी ज़ाहिर सी बात है नेगेटिव नहीं होंगे, ठीक है। अब एक्स और वाई की वैल्यूज़ बताएंगी कि ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई कर रही है या नहीं। तो एक्स और वाई की वैल्यूज़ जो हम नंबर ऑफ़ यूनिट्स लेते हैं तो वो नेगेटिव नहीं हो सकते, वो फिर नॉन नेगेटिव होंगे, ठीक है। The non-negative constraint play an important role फॉर टेकिंग डिसीजन। डिसीजन मतलब हमने फाइनल कर लिया कि कितनी हमने क्या चीज़ लेनी है, एक्स कितना लेना है, वाई कितना लेना है। सो दीज वेरिएबल्स आर कॉल्ड डिसीजन वेरिएबल्स, ठीक है। और आप याद रखें कि अब जब हम अगले क्वेश्चंस करेंगे तो हमने पिछले एक्सरसाइज में 5.1 में एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 अलग क्वेश्चन में सॉल्व किया, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 अलग क्वेश्चन में सॉल्व किया। अब ये दोनों कंडीशन हमारे पास साथ आ जाएंगी कि एक्स भी पॉजिटिव हो, वाई भी पॉजिटिव हो। ज़ीरो वैल्यू हो सकती है किसी भी चीज़ की, लेकिन किसी चीज़ की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, किसी चीज़ की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। इसलिए आपने क्या करना है कि इनको फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों हमारे पास पॉजिटिव होते हैं, लिहाजा ये वैल्यूज़ हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेंगे। तो वो जो हमारा जब ग्राफ बनता है, अगर हम उसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में रिस्ट्रिक्ट कर दें, कि ये आपके पास है कोई ग्राफ बन रहा है, ठीक है, हमने एक ग्राफ ले लेते हैं और जैसे भी प्रीवियस क्वेश्चन में हमारे पास ग्राफ बना है कि एक इनइक्वालिटी इधर है, ठीक है, ये अगर ये ऊपर की तरफ शेड हो रही है, सही है, और दूसरी इनइक्वालिटी मैं ले लेती हूँ, इस तरह से ले लेती हूँ, ठीक है, ये जो है वो नीचे की तरफ शेडिंग हो रही है। तो ये जो इसका रीजन है, ये हमने देखा कि ये फिजिबल रीजन है, कि ये रीजन जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, फिर ये हमारा क्या कहलाएगा, फिजिबल रीजन, क्योंकि इस रीजन में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव हैं, ठीक है ना। आगे फर्दर मूव करते हैं कि फिजिबल रीजन, फिजिबल सोल्यूशन सेट क्या है कि द रीजन विच इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू द फर्स्ट क्वाड्रेंट, जैसे मैंने अभी आपको बताया, इज कॉल्ड फिजिबल रीजन फॉर द सेट ऑफ गिवन कंस्ट्रेंट। जो आपको इनइक्वालिटीज़ दी हुई हैं, कंडीशंस दी हुई हैं, उनके साथ जो ग्राफ बना है उसका जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पार्ट आ रहा है वो फिजिबल रीजन कहलाएगा। फिजिबल रीजन का ईच एंड एवरी सोल्यूशन जो है वो फिजिबल सोल्यूशन कहलाता है। ईच पॉइंट ऑफ फिजिबल रीजन इज़ कॉल्ड फिजिबल सोल्यूशन, ठीक है। उसमें ज़रूरी नहीं है कि वही पॉइंट्स हो जो हमने लिए हैं दरमियान में, पूरे रीजन में जो जो पॉइंट्स, जैसे मैंने ये बनाया, इस रीजन में आप कोई भी पॉइंट यहाँ ले लें, यहाँ ले लें, ये सारे फिजिबल रीजन के अंदर आ रहे हैं, तो ये सारे फिजिबल सोल्यूशन कहलाएंगे, ठीक है। उसके बाद एक और, जैसे आप को मैंने अभी समझा दिया है कि आप, जैसे मिसाल के तौर पर हमने एक रीजन ले लिया, एक इनइक्वालिटी ऐसे बना ली, ठीक है, एक इनइक्वालिटी ऐसे बन रही थी और एक इनइक्वालिटी ऐसे बन रही थी, ठीक है। अब इनका जो कॉमन रीजन बिलफर्ज हमारे पास ये आ रहा है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक है, ये हमारा फिजिबल रीजन कहलाएगा। ये जो है इसके सारे क्या हैं, कॉर्नर पॉइंट्स हो गए, और इसके दरमियान में जितने सोल्यूशंस हैं वो सारे क्या कहलाएंगे, फिजिबल सोल्यूशंस कहलाएंगे, ठीक है। और आपको कंस्ट्रेंट्स के बारे में और डिसीजन वेरिएबल्स के बारे में बता दिया कि मैं एक्स और वाई की वैल्यूज़ यहाँ से लेके अपने फंक्शन में पुट करके देख सकती हूँ कि वो उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं, ठीक है ना। आगे आते हैं बाउंडेड फिजिबल रीजन और अनबाउंडेड फिजिबल रीजन क्या है। ये जैसे मैंने आपके सामने ये एक फिजिबल रीजन बनाया है, अगर मैं चाहूँ तो इसको एक सर्कल में इनक्लोज कर सकती हूँ। तो एक ऐसा फिजिबल रीजन जिसको हम किसी सर्कल में इनक्लोज कर सकें वो हमारा बाउंडेड फिजिबल रीजन कहलाता है, ठीक है। और एक ऐसा फिजिबल रीजन जिसको हम किसी सर्कल में इनक्लोज ना कर सकें, जैसे कि मैं आपके सामने बनाती हूँ, एक ये मैंने बना दी, ठीक है, एक और इनइक्वालिटी ली, इसको इस तरफ शेड किया, ठीक है। तो अब ये जो इधर बन रहा है ये सारा मेरा फिजिबल रीजन है और इसकी कोई लिमिट नहीं है, तो मैं जितना ही बड़ा सर्कल चाहूँ तो मुझे ये नहीं पता चलेगा कि कहाँ तक इसकी वैल्यूज़ जो है वो लाई कर रही हैं। तो ये वाला जो रीजन है इसकी कोई लिमिट नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है, तो ये जो है वो अनबाउंडेड फिजिबल रीजन कहलाएगा, अनबाउंडेड फिजिबल रीजन, ठीक है। एक और ऑब्जेक्टिव है जो इस चैप्टर से रिलेटेड
आप लोगों के सामने आएगा वो है कन्वेक्स फिजिबल रीजन का, कि हमारे पास जो फिजिबल रीजन्स आते हैं वैसे ज़्यादातर कन्वेक्स ही हैं आपकी बुक में, कि द लाइन सेगमेंट ऑब्टेन बाय ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑफ अ रीजन लाइज इंटायरली विद इन द रीजन, देन द रीजन इज़ कॉल्ड कन्वेक्स। जैसे मैंने फ़र्ज़ करें कि एक फिजिबल रीजन मेरे पास इस शेप में आ रहा है, मैं इसमें कोई से भी दो पॉइंट्स लूँ और जब उनको ज्वाइन करूँ तो वो लाइन जो ज्वाइन करने से जो लाइन बनी है वो इसी रीजन के अंदर है, तो ये जो रीजन है ये क्या कहलाएगा, कन्वेक्स फिजिबल रीजन। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैं दो पॉइंट्स ये ले लूँ, इसे ज्वाइन करूँ, ये लाइन इधर, ये एक पॉइंट यहाँ ले लूँ, एक पॉइंट यहाँ ज्वाइन करूँ, लाइन इस रीजन के अंदर ही बन रही है। तो जब भी आप दो पॉइंट्स लेंगे उन्हें किसी रीजन के अंदर उन्हें ज्वाइन करें और वो इंटायरली वो लाइन उस रीजन के अंदर ही बने, तो वो रीजन हमारा क्या कहलाता है, कन्वेक्स। अब जो नॉट कन्वेक्स या कनकेव रीजन है वो इस शेप के होते हैं, जैसे मैंने ये बना ली, अब एक पॉइंट मैं यहाँ ले लूँ, एक पॉइंट मैं यहाँ ले लूँ, अब जब मैं इसको एक लाइन के थ्रू ज्वाइन करना चाहूँगी तो देखें ये लाइन रीजन से आउट हो गई है। ठीक है, तो इंटायरली वो लाइन इस रीजन में नहीं आ रही, एक दो कुछ लाइंस बन भी रही हैं रीजन के अंदर जैसे ये है, लेकिन अगर एक पॉइंट आप यहाँ ले लेते हैं, एक यहाँ ले लेते हैं, तो ये भी इस रीजन से आउट हो रही है इसकी लाइन। ऐसे ही अगर एक पॉइंट मैं यहाँ लूँ, एक यहाँ लूँ, तो ये तो रीजन के अंदर हो गया, लेकिन अगर एक पॉइंट यहाँ ले लूँ और एक इसको ले लूँ, इसे मिलाऊंगी तो ये रीजन से आउट हो गया, तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा, नॉट कन्वेक्स। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में अक्सर पूछा जाता है। हम एक्सरसाइज 5.2 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का स्टूडेंट्स मैंने पार्ट नंबर 3 लिखा है यहाँ पे, ताकि आप बाकी पार्ट्स भी करें, आसान से क्वेश्चन हैं, आप कर सकते हैं। पार्ट नंबर 3 है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 5, 2x माइनस 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और साथ में ये कंडीशन है। ठीक है, कंडीशन बच्चे हमें क्या बताती है कि हमारा जो फिजिबल रीजन हमने लेना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट लेना है, x और y दोनों पॉजिटिव लेने हैं। सबसे पहले हमने एसोसिएटेड इक्वेशन बना ली इनइक्वालिटीज़ की, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, इसमें y को 0 पुट किया, x की वैल्यू 5 आ गई, अब x को 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 5 आ जाएगी। जब इसे आप चेक करेंगे 0 0 पुट करेंगे तो 0 इज़ लेस देन 5 आके ये चीज़ ट्रू हो जाएगी। दूसरी इक्वेशन में माइनस 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 है, अगर हम y को 0 पुट करें तो x की वैल्यू -1 आ रही है, x को 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 2 हो जाएगी, और जब मैं यहाँ पे 0 0 पुट करूँगी तो 0 इज़ ग्रेटर देन ट्रू आएगा, तो इसका मतलब है ये ट्रू नहीं है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो जो पहली हमारी इनइक्वालिटी है उसमें जो पॉइंट्स आ रहे हैं वो हैं 5 0 एंड 0 5, तो हम यहाँ आ जाते हैं 1 2 3 4 5, ये हो गया जी 5 0 एंड 0 5, 1 2 3 4 1 2 3 4 5, ये हो गया 0 5। इन दोनों को हम ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, ये हमने ज्वाइन कर लिया, इसके ऊपर हमने अपनी इक्वेशन लिख ली। क्या इक्वेशन थी, x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 5। ठीक है, ये इक्वेशन हमने मेंशन कर दी, और ये ओरिजिन के लिए सेटिस्फाई कर रहा था, तो हम इसे ओरिजिन की साइड पे शेड कर देंगे। ठीक है, अब हम आते हैं अपनी अगली इनइक्वालिटी पे। इससे पॉइंट्स आ रहे हैं इक्वेशन से -1 0 और 0 2। ठीक है, हम कलर चेंज कर लेते हैं, रेड कर लेते हैं। एक आ रहा है हमारे पास पॉइंट, जब हमने y को 0 पुट किया था तो x की वैल्यू -1, दिस इज़ ये हो गया जी -1 0, और दूसरा है जब x को 0 पुट किया तो y की वैल्यू 2 आ रही है, ये पॉइंट आ गया 0 2। इन दोनों को हम ज्वाइन करेंगे, सही है, इसको हम ज्वाइन करेंगे और इसको हमने शेडिंग कर देनी है किस तरफ, अवे फ्रॉम द ओरिजिन, क्योंकि ये हमारी इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा था। तो अब आपने ये देखना है कि इसमें से, क्योंकि हमें चाहिए है इसका फिजिबल रीजन, क्योंकि x और y दोनों हमें पॉजिटिव चाहिए, तो कौन सा ऐसा पार्ट है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंटरसेक्शन वाला एरिया, ये आपको नज़र आ रहा है सारा, जहाँ पर ये तमाम दोनों लाइंस आ रही हैं, इसमें से कौन सा वो पार्ट है स्टूडेंट्स जहाँ पर x और y दोनों पॉजिटिव हैं, वो जस्ट ये पार्ट है, ये पार्ट है। ठीक है, जो दोनों इनइक्वालिटीज़ में आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो हमने इस पार्ट को मेंशन कर दिया, और सब अब इसके हम कॉर्नर पॉइंट्स लिख लेंगे। इसके जो कॉर्नर पॉइंट्स आएंगे वो क्या होंगे, आप देखें, पहला जो पॉइंट है वो तो नज़र आ रहा है आपको 0 5, ये भी आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर हमारा क्या पॉइंट था, ये 0 2,
और जो ये पॉइंट है ये हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको तरीका बताया था, आपने अपनी दोनों इनइक्वालिटीज़ को कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लें या यहाँ पर लिख लें, ठीक है। x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 5 और -2x प्लस वाई इक्वल टू 2, ठीक है। इसे सब्ट्रैक्ट मैं करती हूँ तो ये पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव ये भी नेगेटिव, तो ये हो गया है 3x इज़ इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू बन गई है 1। x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 5 में जब आप x की वैल्यू को 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो बेटे ये x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 4, ये हमारे कॉर्नर पॉइंट्स आ गए हैं, ठीक है। अब हम आते हैं ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 1 के बाकी पार्ट्स भी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर हमारे पास 3 इनइक्वालिटीज़ हैं और साथ में कंडीशन है कि x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पहले आपने वही करना है, कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशंस बना लेनी है। 2x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 10, x प्लस 4y इज़ इक्वल टू 12, x प्लस 2y इज़ इक्वल टू 10। अगर हम y को 0 पुट कर रहे हैं तो x 5 आ रहा है, तो 5 0 पॉइंट बन गया। अगर हम इसमें y को 0 पुट करें तो x 12 आ रहा है। तीसरी इक्वेशन में y को 0 पुट करें तो x 10 आ रहा है, ठीक है। अब हमने x को 0 पुट किया तीनों इक्वेशन में तो डिफरेंट पॉइंट्स आ गए, हमने इसे चेकिंग कर ली। अब आप देखें कि जब इसमें आप 0 0 पुट करेंगे तो ये बनेगा 0 इज़ लेस देन 10, ट्रू होगा। इसमें 0 0 पुट करेंगे 0 इज़ लेस देन 12, ये भी ट्रू है। इसमें 0 0 पुट करते हैं, ये भी 0 इज़ लेस देन 10, ये भी ट्रू है। अब हम इसका ग्राफ जब बनाएंगे तो क्या पॉइंट्स हैं, 5 0 और 0 10, ठीक है। तो मैं यहाँ से 1 2 3 4 5 ये पॉइंट ले लेती हूँ, 5 0 और 0 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये वाला जो मेरा पॉइंट है दैट इज़ 0 10, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स को मैं इसको और इसको ज्वाइन कर दूंगी। ज्वाइन करके आप एक्सटेंड कर लेंगे और इसके ऊपर इसकी इक्वेशन लिख लेंगे। इसकी इक्वेशन है 2x प्लस वाई इक्वल टू 10 और ये ओरिजिन के लिए सेटिस्फाई कर रहा था तो हम इसे ओरिजिन की साइड पे इसकी शेडिंग कर देंगे, ठीक है। अब हम आते हैं दूसरी इक्वेशन पर। x प्लस 4y इज़ इक्वल टू 12 से 12 0 एंड 0 3, ठीक है। एक हमारे पास है 12 0, एक है 0 3। 5 के बाद 6 7 8 9 10 11 12, दैट इज़ 12 0 और 0 3 1 2 3, ये हो गया 0 3। अब आप इन दोनों पॉइंट्स को स्केल की मदद से ज्वाइन करेंगे, ठीक है। लाइन देखें मेरी टेढ़ी हो गई है क्योंकि मैं स्केल यूज़ नहीं कर रही, आपने स्केल की मदद से इसको ज्वाइन करना है और इसके ऊपर इसकी इक्वेशन लिख लेनी है जो कि है x प्लस 4y इक्वल टू 12 और इसको भी आपने ओरिजिन की तरफ शेड कर देना है, ठीक है। अभी तक जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट का रीजन है वो ये सारा है, ठीक है। ये वाला जो रीजन है ये सारा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट का रीजन है, इसी में हमें चाहिए। तीसरी इनइक्वालिटी पे आते हैं। तीसरी इनइक्वालिटी से इक्वेशन 9x प्लस 2y इज़ इक्वल टू 10, तो पॉइंट्स आ रहे हैं 10 0 और 0 5। तो हम पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। 10 0 5 6 7 8 9 10, ये वाला पॉइंट हो गया 10 0 और सेकंड पॉइंट क्या था 0 5, 1 2 3 4 5 0 5। जब आप इसको ज्वाइन करेंगे स्टूडेंट्स तो ये आपके पास बनेगी लाइन, ठीक है। जब आप इसको भी ओरिजिन की साइड पे इसकी भी हम इक्वेशन इसके ऊपर लिख लेते हैं। इसकी क्या इक्वेशन है, ये है x प्लस 2y इज़ इक्वल टू 10, ठीक है। इसको भी हमने ओरिजिन की तरफ शेड कर देना है। अब आपने देखना है वो कौन सा एरिया है जहाँ पे तीनों तरह की शेडिंग्स मौजूद है, तो वो ये वाला एरिया है, ठीक है, जहाँ पे तीनों तरह की शेडिंग्स आपके पास मौजूद हैं। इस एरिया के जो हमें कॉर्नर पॉइंट्स चाहिए वो आपको एक ये नज़र आ रहा है। एक पॉइंट हमारे पास है 0 3, ठीक है। एक ये पॉइंट है 0 0, एक ये पॉइंट है 5 0 और ये वाला पॉइंट आपको निकालना है। तो मैं आपको शुरू से इसीलिए कहती रही हूँ कि आप इक्वेशंस के ऊपर उनकी लाइंस के ऊपर उनकी इक्वेशन लिखें ताकि आप पॉइंट्स निकाल सकें। अब जो ये लाइन है ये है x प्लस 4y इज़ इक्वल टू 12,
एक है x+4y = 12 और दूसरी ग्रीन लाइन जो यहाँ कट करी है 2x+y = 10, 2x+y = 10। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, साइमल्टेनियसली हम इसको सॉल्व कर लेंगे ताकि हमारे पास x और y की वैल्यूज़ आ जाए। अब x का कोफिशिएंट है 1, y का कोफिशिएंट है 4 एंड कांस्टेंट है 12। ऐसे नीचे इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 2, y का कोफिशिएंट 1 और कांस्टेंट है 10। तो इसको हमने सॉल्व किया, मैंने कैलकुलेटर सॉल्व किया तो x की वैल्यू 4 आ रही है और y की वैल्यू 2 आ रही है। तो दूसरा पॉइंट है ये है 4 एंड 2। तो ये हमारे तमाम कॉर्नर पॉइंट्स निकल आए। इसी क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 6 भी डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। 2x+y <= 20, 8x+15y <= 120 और x+y <= 11। इसकी भी हमने कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशंस लिख ली हैं। 2x+y = 20, 8x+15y = 120, x+y = 11। y को 0 पुट किया x 10 आ गया, यहाँ पे y को 0 पुट किया x 15 आ गया, यहाँ पर हमने y को 0 पुट किया x 11 आ गया। ये पॉइंट्स बन गए। फिर हमने x को तीनों इक्वेशंस में पुट करके 0 तो दूसरी इक्वेशंस बना ली, दूसरे पॉइंट्स बना लिए। इनको हमने चेक किया, इसमें जब 0 0 पुट किया ये भी ट्रू हो गया, ये वाली भी ट्रू हो गई और ये भी ट्रू हो गई। ठीक है, अब पहली इक्वेशन से 10 0 आ रहा है और 0 20 आ रहा है। तो हम ग्राफ बनाते हैं। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, 2 2 का गैप ले लिया क्योंकि 10 0 और 0 20 बड़े बड़े नंबर्स हैं, तो हम 2 2 का गैप भी ले सकते हैं कि 2 4 6 8 ये हो गया 10। ठीक है, और यहाँ भी 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। तो ये हमने ले लेने दोनों पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर देना है। ठीक है, और हमने इसके ऊपर इसकी इक्वेशन लिख लेनी है जो कि है 2x+y = 20। और ये हमारा जो शेडिंग है ये ओरिजिन की तरफ हम इसकी शेडिंग कर देंगे। ये हमारे पास शेडिंग हो गई। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आपने दूसरी इक्वेशन देखनी है, उससे हमारे पास क्या क्या पॉइंट्स आए थे। एक पॉइंट आया था 15 0 और दूसरा पॉइंट आया 0 8। ठीक है, 15 0 एंड 0 8। तो यहाँ से लेते हैं, ये 10 हो गया, 12 14 16, तो ये हो गया 15 0 एंड 0 8 2 4 6 8, ये है 0 8। सही है, आप इन दोनों पॉइंट्स को मिला लें और लाइन को एक्सटेंड कर लें। इसके ऊपर भी इक्वेशन लिख लेते हैं, 8x+15y = 120 और इसको भी हम ओरिजिन की साइड पर इसकी शेडिंग कर लेते हैं। अब आप देखेंगे कौन सा रीजन है, अभी आप देख लें साथ साथ। ये ब्लू कलर से इसीलिए मैंने एक्स वाई एक्सिस लगाए हैं ताकि आप देख सकें कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये तमाम रीजन जो है वो आ रहा है। अभी हमें तीसरी इनइक्वालिटी को भी प्लॉट करना है। तीसरी इनइक्वालिटी में जब x को 0 पुट किया y 11 आया, y को 0 पुट किया x 11 आया, तो 11 0 एंड 0 11। तो ये 10 है, ये 12 है, तो बेटे 10 और 12 के दरमियान में 11 होगा। ठीक है, यहाँ पर ये हमने ले लिया, एक पॉइंट ये हो गया 11 0 और यहाँ पर ये 8 है, ये 10 है, ये 12 है, तो ये आ जाता है 0 11। ठीक है, जब आप इन दोनों को ज्वाइन करेंगे, इन दोनों को ज्वाइन करेंगे इस तरह, तो ये बन जाएगा। इसके ऊपर लिख लेते हैं x+y = 11। अब आप देखें कि इसमें से कौन सा रीजन, देखें ये ऊपर वाला एरिया नहीं आ रहा, ग्रीन लाइन से ऊपर वाला एरिया एक्सक्लूडेड है, तो ये नीचे वाला तमाम एरिया है जो इंक्लूडेड है। इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट करती हूँ। ये देखें, ये तमाम रीजन है जो मेरा इंक्लूडेड है, ये तमाम रीजन जो है ये हमारा फिजिबल रीजन हो गया। ठीक है, अब हमें इसके चाहिए हैं कॉर्नर पॉइंट्स। सबसे पहले ये देखिए, एक पॉइंट इसका ये है, एक पॉइंट इसका ये है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। ठीक है, ये पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स मैंने मेंशन किए हैं, होप कि आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे। एक देखें ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये है पॉइंट और एक ये है पॉइंट। हमें तमाम पॉइंट्स चाहिए कॉर्नर पॉइंट्स। तो ये वाला पॉइंट तो नज़र आ रहा है कि ये है 0 8। ठीक है,
ये ओरिजिन का पॉइंट है 0 0। ये जो पॉइंट है ये हमने लिया था 10 0। अब हमें ये पॉइंट निकालना है। जो ये पॉइंट है ये कौन कौन सी लाइन क्रॉस कर रही है, एक ग्रीन और एक येलो, ठीक है। ग्रीन लाइन के अगर हम कोफिशिएंट्स देखें तो एक्स का कोफिशिएंट 1, वाई का कोफिशिएंट 1, कांस्टेंट 11। और येलो लाइंस के अगर आप कोफिशिएंट देखें, इस वाले पॉइंट पे देखें कौन कौन सी लाइन है, एक ये लाइन है, ये वाली जो ग्रीन है, और एक ये येलो वाली, ठीक है। येलो लाइन का कोफिशिएंट है एक्स का कोफिशिएंट 2, वाई का कोफिशिएंट 1 एंड कांस्टेंट 20। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू 9 और वाई की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो ये एक पॉइंट हो गया है 9 एंड 2। अब आते हैं हम अपने इस पॉइंट की तरफ, ये वाला जो हमारा पॉइंट है इसकी तरफ। ये देखें ये किस लाइन पे आ रहा है, एक रेड लाइन है और एक ग्रीन लाइन है। तो रेड लाइन के कोफिशिएंट्स क्या हैं, एक्स का कोफिशिएंट 8 है, वाई का 15 है, कांस्टेंट है 120, ठीक है। और कौन सी लाइन है, ग्रीन, एक्स का कोफिशिएंट 1, वाई का कोफिशिएंट भी 1 और कांस्टेंट है 11, ठीक है। तो ये पॉइंट आ गया 45/7 एंड 32/7। तो इसका अगला कॉर्नर पॉइंट है 45/7 एंड 32/7। तो ये स्टूडेंट्स हमारा 5.2 तक कंप्लीट हो गया है। इसको आप रिवाइज़ करें ताकि आपको 5.3 जो मेन एक्सरसाइज है इसकी, जिसमें से ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं, 5.2 में से भी बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, लेकिन 5.3 भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो उसे करने से पहले आप इन तमाम चीज़ों को रिवाइज़ कर लें। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।